Hello everyone. Okay, my dear students. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सोल के बारे में, ठीक है, कि कोलाइडल सोल क्या होते हैं और सॉल्यूशन क्या होते हैं। आई थिंक सो मैंने ऑलमोस्ट डन कर दिया था वो, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि कुछ उसमें से बच तो नहीं गया था। लेट मी चेक आउट, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। कोलाइड पढ़ लिए थे हमने और हाँ, यस यस, आई हैव टू टेल यू द टाइप्स ऑफ द कोलाइड। कोलाइड्स कितने टाइप के होते हैं ये शायद मैंने नहीं बताया था। मेरे ख्याल से ये जो बॉक्स है दैट यू कैन सी हियर इज रिमेनिंग, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखो कोलाइड्स की टाइप पढ़ने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि उसमें डिस्पर्स फेस क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, ठीक है। मैंने वैसे आपको एक चीज बढ़ाई थी, आई थिंक सो। चलो छोड़ो छोड़ो उसको, छोड़ो तुम। डिस्पर्स फेस क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि सॉल्यूशन में होता है ना, क्लियर, कि एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, वैसे ही सिमिलर टर्म है डिस्पर्स फेस और एक डिस्पर्जन मीडियम, कि कोई चीज किसी के अंदर कैसे डिस्पर्स हुई है, मतलब फैली हुई है, ठीक है। तो ये तो वही जो सॉल्वेंट वाला काम करेगा। डिस्पर्जन मीडियम मतलब समझ लो सॉल्वेंट है आपका, और डिस्पर्स्ड फेस क्या है आपका, सॉल्यूट। आप इसको ऐसे लिख भी सकते हो अपने बुक में, लिख लेना कि इसका मतलब सॉल्यूट और इसका मतलब सॉल्वेंट, ठीक है, क्लियर। तो अब मैंने बताया था कि सॉल्वेंट जो है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो कोलाइड्स में हमने कितनी तरह के ऐसे मतलब कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिससे हमारा कोलाइड बने। जैसे कि अगर आपका सॉल्वेंट गैस है, ठीक है, गैस में, और डिस्पर्स फेस लिक्विड मतलब सोल्यूट आपका लिक्विड है और सॉल्वेंट आपका गैस है, ठीक है। तो ऐसी तरह के जो मिक्सचर, ऐसी तरह का जो सोल बनेगा उसको बोलते हैं हम एरोसोल। क्या बोलेंगे, एरोसोल। एयर में बना हुआ ना, गैस से वर्ड आ गया एरो, ठीक है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है आपके फोग, जो आप सर्दियों में देखते हैं ना, फोग। क्लाउड्स भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लाउड्स में भी क्या होता है, गैस के अंदर जो पानी के वेपर्स होते हैं, ठीक है। मिस्ट, ठीक है, काइंड ऑफ फोग, मिस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर से होते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, क्लियर। दूसरा है सॉलिड, आपका सोल्यूट है, सोल्यूट क्या है, सॉलिड, और गैस आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। पहले केस में सॉल्वेंट गैस था और लिक्विड सोल्यूट था, दूसरे केस में सॉलिड सोल्यूट है, ठीक है। इसका क्या एग्जांपल होगा जी आपका, इसको भी हम एरोसोल कैटेगरी में डालते हैं। इसका एग्जांपल है आपकी स्मोक, धुआं। धुआं जो है वो धुएं के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जैसे कार्बन के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो काला धुआं आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वो जो कार्बन के पार्टिकल है वो सॉलिड है, वो बाकी जो जिसके साथ मतलब वो बाहर निकल रहा है वो गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, वटेवर, ठीक है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक है, जो आपने देखा होगा एक्टिवा चलाते, मोटरसाइकिल चलाते जो धुआं निकलता है ना, वो भी क्या है, एक एरोसोल है जिसमें सॉलिड सोल्यूट है और गैस सोलवेंट है। देन कम टू लिक्विड, अगर सोलवेंट आपका लिक्विड हो, है ना, तो यहाँ पे तीन केस है ना, लिक्विड होने पे या तो सोल्यूट गैस हो सकता है ना, या फिर सोल्यूट लिक्विड हो सकता है, या तीसरा केस आपका सोल्यूट सॉलिड हो सकता है, ठीक है। इन तीनों केस में देखो सेकंड सॉरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे सोलवेंट तो लिक्विड ही है, सोल्यूट चेंज किया गया, एक बार गैस रखा है सोल्यूट, दूसरी बार लिक्विड रखा है, तीसरी बार सॉलिड रखा है, ठीक है। तो अगर लिक्विड सोलवेंट है और गैस सोल्यूट है तो उसको बोलते हैं हम फॉर्म, ठीक है, उसको हम फॉर्म बोलते हैं। और इसका एग्जांपल क्या होगा, आपकी शेविंग क्रीम, आपने पापा को अपने शेव करते हुए देखा होगा ना, वो जो शेविंग क्रीम है उस लिक्विड में गैस बनी होती है तभी वो फोम बनती है, ठीक है, झाग बनती है, ठीक है, क्या। लिक्विड इन लिक्विड में क्या बोलते हैं, एमल्शन, ठीक है। अगर सॉलिड भी लिक्विड है और सॉरी सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है तो उस तरह के सोल को हम बोलते हैं एमल्शन। एमल्शन के एग्जांपल क्या है आपके, जो भी आप मार्केट में फेस पे लगाने वाली क्रीम आती है ना, दीज ऑल क्रीम्स आर एमल्शन, ठीक है। इवन मिल्क जो है आपका वो भी एमल्शन होता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद तीसरा है लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट है और सॉलिड आपका सॉल्यूट है, इसको हम सोल बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सोल। इसका एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो पिंक कलर का सॉल्यूशन आता है ना, एसिडिटी को क्योर करने के लिए। घर में देखा होगा दादा या दादी को अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो पिंक कलर की दवाई आती है, मेडिसिन आता है ना बॉटल में, पीने की होती है वो, दैट इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है।
एंड मड, मड तो समझते हैं, होली पे तुम लोग तो मड होली खेलते हो ना आजकल, मड वही, वो मड भी आपका एक सोल है, ठीक है। मतलब ये कोलाइड्स हैं, अगर आपको इसने इन कोलाइड्स को आप किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे तो आपको एक कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर आगे थर्ड तीसरा केस क्या है कि अगर आपका सोलवेंट सॉलिड हो, देखो पहले सोलवेंट गैस था, फिर लिक्विड था, अभी क्या है सॉलिड है, तो तीन केस बन रहे हैं ना सॉलिड सॉल्वेंट के भी। क्या, अगर सॉलिड सॉल्वेंट है तो सोल्यूट गैस भी हो सकता है, सोल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, और सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है। तो इन तीनों के नाम देख लो कि अगर गैस सोल्यूट होगा तो कहेंगे फोम, ठीक है। तो कोई नाम सेम ही है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये वाला भी टाइप फॉर्म है और ये भी फॉर्म है, ये बट इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे गैस लिक्विड में डिजोल्व की है, गैस लिक्विड में डिजोल्व की है, यहाँ पर गैस सॉलिड में डिजोल्व कर रखी है ना, यू कैन सी है, ठीक है। टाइप सोल है, बाकी एग्जाम्पल डिफरेंट रहेंगे, है ना। सॉलिड में गैस किसके में देखिए आपने, ये आपकी फोम, जो आपने घर में स्पंज देखा होगा ना, इवन योर मैट्रेस जो बने होते हैं घर में, गद्दे, वो भी फोम के बने होते हैं ना, सोफे के जो सीट होती है वो भी फोम से बनती है। देन रबर है ना, यूज नो, स्पंज वट एवर, प्यूमिस, प्यूमिस यू नो एक स्टोन आता है प्यूमिस स्टोन, वो पैर आपके फुट रब करने के लिए, है ना, उसमें छोटे 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 छेद होते हैं, ठीक है, वो बॉडी स्क्रबर टाइप जैसा होता है, बॉडी को स्क्रब करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड इज योर, अगर लिक्विड सोल्यूट है, सोलिड सॉल्वेंट है, तो उसको बोलते हैं जेल, ठीक है। क्या बोलेंगे, जेल। जेल के तो बड़े एग्जाम्पल है आपके पास, इवन जेली जो आप खाते हो मार्केट में मिलती है, जेली एंड चीज बटर ऑल दीज आर जेल, ठीक है, ये सब जेल की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। इवन जो बालों में लगाते हैं वो तो जेल है ही है ना, जो लड़के बालों में लगाते हैं वो भी जेल ही है, बट जेल जो है ना उसको तुम नॉर्मली से जेल बोल देते, जेल का मतलब समझ गए ना, जेल का मतलब ये है कि लिक्विड उसमें सोल्यूट है और सॉलिड क्या है उसमें सॉल्वेंट है, ज्यादा अमाउंट में सॉलिड रखा गया है, कम अमाउंट में लिक्विड रखा गया है, तो वो क्या बना है, जेल बना है। उसके बाद मैंने बताया था सोल्यूट हमेशा कम अमाउंट में रखे जाते हैं एंड सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट में रखे जाते हैं। सॉलिड, सॉलिड मतलब किसी सॉलिड को दूसरे किसी सॉलिड में डिजोल्व करना, ठीक है, तो उससे बनता है सॉलिड सोल। क्या बनेगा, सॉलिड सोल बनेगा। इसके एग्जांपल कई सारे हैं, जैसे कलर्ड जेमस्टोन्स, जेमस्टोन्स देखे होंगे ना आपने, वो नीलम पन्ना जो लोग अपने क्या बोलते हैं उसको, ये आपकी रिंग में पहनते हैं, ठीक है, हाथ में रिंग में पहनते हैं ना नीलम वगैरह, ओके, दोज आर जेमस्टोन्स, ठीक है। मिल्की ग्लास, मिल्की ग्लास आते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स थे या फिर बोलो टाइप थे कोलाइड्स के, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि मतलब वो कौन सा टाइप है, एरोसोल का है, ठीक है। एरोसोल का मतलब पता होना चाहिए कि मतलब वो कौन से वाला एरोसोल है जिसमें लिक्विड गैस में डिसोल्व किया जाता है, ठीक है, क्लियर। मतलब लिक्विड कम अमाउंट में रखा जाता है और गैस ज्यादा अमाउंट में रखी जाती है, ठीक है। ऐसे ही करना है हमने। देखो ये सब अभी नहीं है एक्चुअली, सिलेबस में ये नहीं लिखा हुआ, सेपरेटिंग द मिक्सचर, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, और रिमूव्ड सिलेबस में भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये हट गया कि नहीं हट गया, तो इस पे थोड़ा भी डाउट है। लेट्स सी, मैंने टीचर से भी कंफर्म किया था बट वो लोग भी श्योर नहीं है कि ये जो टॉपिक है वो सिलेबस में है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ, अगर इनकेस ऐसा होता है कि किसी ने मतलब ये श्योर हो गया जब कि ये टॉपिक सिलेबस में है कि नहीं है, देन मैं करा दूंगी, डोंट वरी। अगर ऐसा हुआ कि सिलेबस में हुआ, बट मेरे हिसाब से सिलेबस में नहीं है क्योंकि उन्होंने सिलेबस में इसको मेंशन नहीं किया है, क्लियर। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद है व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेस, ये जो आपने पढ़ना है 2.5, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस आपको हमने दो तरह में क्लासिफाई किया हुआ है, या तो एलिमेंट्स होते हैं या फिर होते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। मिक्सचर तो प्योर नहीं होते, मैंने बताया था मिक्सचर किसी प्योर सब्सटेंस को मिक्स करके बनाया जाता है, दो या दो से ज़्यादा अगर आपने कोई प्योर सब्सटेंस लिए हैं उसको मिक्स करने पर मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा, एलिमेंट्स में क्या क्या आता है आपका, एलिमेंट्स मतलब आपका वही परमाणु, एटम, ठीक है। एटम भी कैसा कैसा,
जो पीरियोडिक टेबल में है सब एलिमेंट्स ही तो हैं। इसमें आते हैं आपके मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, लिख लेना आप, ठीक है। ये मैंने इसलिए आगे अलग से लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ठीक है। तो उन्होंने एलिमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है अभी आपको हम दिखा देते हैं। एलिमेंट कोई ऐसी चीज है जिसको आप फर्दर किसी सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब जैसे कि पानी है, पानी को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। अगर मैं पानी को ब्रेक करूँ किसी तरीके से तो मैं पानी को फर्दर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकती हूँ ना, है ना, क्योंकि पानी दो चीजों से मिलकर बना है। अगर मैं पानी को तोड़ूं किसी भी चीज से, इलेक्ट्रिसिटी से या किसी और तरीके से, तो पानी जो है H2O जो है वो फर्दर हाइड्रोजन अलग हो जाएगा उसमें और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, है ना। तो मतलब पानी जो है वो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको आयरन को तोड़ो, आयरन के एक एटम को अगर आप तोड़ने बैठोगे, मान लो एक एटम आपके पास है, तो आयरन तो जो है वो फर्दर टूटेगा नहीं, क्योंकि आयरन क्या है, अकेला खुद ही एक एटम है ना, पूरा एटम है ना आयरन। आयरन किसी दूसरे एटम से मिलकर तो नहीं बना, आयरन से Fe से मिलकर बना है ना, तो उसको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते। तो जिन सब्सटेंसेस को आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इन सिंपलर फॉर्म्स में, ठीक है, वो आपके एलिमेंट्स कहलाएंगे। और हमारे पास तीन तरह के एलिमेंट्स है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। इसके बारे में आपने शायद अर्लियर कभी लाइफ में पढ़ा भी होगा, ठीक है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। अब मेटल्स क्या होती है, मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो सबको पता है ना। मेटल्स आपने आसपास भी देख सकते हो ना, आपके घर में आसपास नहीं, आपने आयरन देखा होगा, सिल्वर, गोल्ड, है ना, मम्मी ज्वेलरी पहनती होगी सिल्वर की या गोल्ड की, है ना। और जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं घर में आती है ना, उसमें अगर तुम देखा होगा उसमें ना थोड़ी कॉपर वायर्स डली होती है ना, जो घर में बिजली की तारें आ रही होती हैं तो उसमें कॉपर वायर्स होती हैं। एंड एल्यूमिनियम वायर्स होती हैं पतली पतली, वो भी आपने देखे होंगे। और घर में बहुत सारी चीज़ें, जैसे यूटेंसिल्स हैं घर में, किचन में यूज़ होते हैं, तो वो भी कोई मेटल का होता है ना। जैसे एल्यूमिनियम के वेसल होते हैं ना, कुकर होता है एल्यूमिनियम का, ओके। तो क्या प्रॉपर्टीज है, अगर आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो अपने आसपास, आप ये देख पाओगे कि मेटल्स होती कैसी हैं। पहली बात तो यह है कि देखो, जब भी आप कोई नया कुछ भी वेसल लेके आते हो घर में या कोई नई वायर लेके आते हो, ऑब्वियसली वो शाइन करती है ना, मतलब दे हैव अ लस्टर। लस्टर माने शाइन करना, ठीक है, चमकदार होना, ठीक है। दूसरी चीज है, दे हैव सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर। तो जनरली जो मेटल्स है ना, या तो उनका सिल्वर ग्रे कलर होता है या तो गोल्डन गोल्डन येलो, ठीक है। समझ से एल्यूमिनियम में उसका थोड़ा ग्रेश सा कलर है ना। सिल्वर का तुमने सिल्वरी कलर बोलते हैं उसको, जो सिल्वर का एक्चुअल कलर है। इवन गोल्डन का कैसा है, गोल्डन, ठीक है, थोड़ा येलोइश भी आता है हल्का हल्का उसमें ना। तो ये उनका बेसिक मतलब जनरली इस तरह का कलर रखती हैं मेटल्स जो हैं। उसके बाद दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट भी कंडक्ट करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती हैं, ठीक है। समझ गए ना कि अगर बिजली उसके अंदर से पास करें, करंट उसके अंदर से पास करें, तो इन मेटल्स के अंदर से करंट पास कर जाएगा। और आपने हीट तो आपको पता है कंडक्ट करते हैं। अभी देखो, आपने कोई एल्यूमिनियम का वेसल लिया, उसको आपने कुछ खाना बना रहे हो गैस पे रख के, है ना, गर्म कर रहे हो ना खाना, तो गर्म गैस ऑन करके बनेगा, जाहिर सी बात है। तो कुछ बार देखना वो वेसल जो है पूरा गर्म हो जाता है ना, ऊपर से भी गर्म हो जाता है ना। आपको इवन किसी हैंडल या किसी क्लॉथ की हेल्प से आपको उसको पकड़ना पड़ेगा, अगर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह रखना चाहते हो उस वेसल को, ठीक है। क्या ऐसे हाथों से पकड़ोगे तो एकदम हाथ जल जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो वो वेसल था वो किसी मेटल का बना हुआ था, और मेटल हीट कंडक्ट करती हैं। हालांकि नीचे की तरफ जो वेसल का बेस होता है, वहां पर जो गैस जब आपने जलाई तो फायर लग रही है नीचे वाली तरफ, और जो हीट है वो वेसल के हर पोर्शन तक पहुंच जाती है, ठीक है, मतलब पूरा वेसल ही गर्म हो जाता है वो खाना बनाने वाला। तो दिस बेसिक थिंग्स शोज यू दैट की मेटल कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्लियर। नाउ दे आर डक्टाइल, डक्टाइल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है, मतलब हम उन्हें पतली वायर्स में, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ यू हैव सीन सम इलेक्ट्रिकल वायर, अगर आपने उसको पील करके देखा हो किसी वेस्ट इलेक्ट्रिकल वायर को, यूज वाले को मत करना, कोई जो वेस्ट पड़ी है अगर कभी देखा हो तो आपने देखना उसके अंदर बहुत पतली पतली कॉपर की तारें होती हैं, ठीक है।
कॉपर की वायर्स होती है, ठीक है। तो वो जो इतनी थिन जो वायर कैसे बन गई, क्योंकि मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि आप उन्हें थिन वायर्स में भी चेंज कर सकते हो। आप, अब मैं कहूँ कि आप वुड को ऐसे थिन वायर में चेंज कर दोगे, किसी वुड को नहीं कर पाओगे ना, थिन वायर में चेंज कर दो, नहीं कर सकते ना, क्योंकि वुड की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये जिनकी प्रॉपर्टी, किनकी प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। और मेटल जो ये प्रॉपर्टी कंटेन करती है उन्हें बोलते हैं डक्टाइल, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ। तो ये डक्टाइल होती है, मतलब हम इनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज दे आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या है कि दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, मतलब वी कैन कन्वर्ट मेटल इनटू थिन शीट्स। आपने देखा होगा मेटल को बड़ी थिन थिन शीट में, है ना, जो आपके घर के ऊपर भी टिन लगा होता है, लाइक देखा होगा आपने टिन की जो शीट्स लगी होती हैं वन यहाँ। और बड़ा जनरल से एग्जांपल देती हूँ कि घर में वो जो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पेपर, फॉयल पेपर आता है ना, हाँ यस, जो रोटी रैप करने के लिए आता है फॉयल पेपर, ठीक है, आपने देखा होगा। तो वो एल्युमिनियम का होता है, कितना थिन होता है, आपने अगर वो देखा हो कभी, ठीक है। तो मतलब ये इट शोज दैट कि मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है मेटल की, इसको बोलते हैं हम मेलिएबिलिटी, ठीक है। और जो मेटल्स, क्योंकि वो मेलिएबिलिटी कंटेन करती हैं, इसलिए मेटल्स को बोला जाता है मेलिएबल। तो मेटल्स डक्टाइल भी हैं और मेलिएबल भी हैं, डक्टाइल और मेलिएबल दोनों हैं, ठीक है। नाउ दे आर सोनरस। सोनरस मतलब समझते हो ना, कि आपने देखा होगा स्कूल में क्या होता है, घंटी बजाते हैं ना, आपने देखा होगा घर में स्कूल में वो एक सर्कुलर सा राउंड से कलर में, राउंड सी शेप में कुछ टंगा होता है, ठीक है, वो मेटल का बना होता है जनरली, है ना। उसके ऊपर आप किसी चीज से स्ट्राइक करोगे तो आपको डेफिनेटली क्या बड़ी तेज आवाज सुनाई देगी, है ना। इवन मंदिर में आपने देखा होगा घंटी लगी होती है ना, बेल लगी होती है मंदिर में। तो बेल को जैसे आप वो बजाते हो तो बड़ी अच्छी तेज आवाज आती है ना। इट मीन्स क्या है कि मेटल जो है वो एक मतलब जब भी आप मेटल्स को ऐसे किसी भी चीज से, हार्ड चीज से स्ट्राइक करोगे तो दे विल प्रोड्यूस साउंड, एंड सो दे आर नोन एज सोनरस, ठीक है, या फिर दे आर कॉल्ड एज सोनरस, ठीक है। तो मेटल सोनरस है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, ये सब प्रॉपर्टीज आपको मैंने बता दी है। कॉमन एग्जांपल्स क्या है मेटल के, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, है ना, इवन सोडियम, पोटेशियम, मरकरी। मरकरी भी क्या है, मेटल होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो मरकरी है ना, इवन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मरकरी जो है ना वो थर्मामीटर में होता है, आपने सुना भी होगा। थर्मामीटर में जो आपका बॉडी टेम्परेचर रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है ना, उसमें मरकरी मेटल होता है। और ये जो मेटल है ना मरकरी, ये अकेली ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहती है, अदरवाइज मोस्टली मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। सारी मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में रहती हैं except mercury, ठीक है। now what about non metals, so we will study the properties of non metal, ठीक है। तो अब मेटल्स के पास जो है ना वो नॉन मेटल्स के पास नहीं होता, लाइक दे आर नॉन लस्ट्रस, है ना, दे डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर, ओके, they are not malleable, they are not ductile, ठीक है। तो these all things are काउंटेड इन नॉन मेटल, ठीक है। तो दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, जैसे कि मेटल का देखा था कि वो तो ऐसे सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर शो कर रहे थे। तो जो नॉन मेटल है वो तो बड़ा अलग अलग कलर शो करते हैं, वो कह रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो पुअर कंडक्टर्स है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, अभी बता चुकी हूँ, ठीक है। दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनरस, मेलिएबल, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल्स, देख लो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन मेटल है क्या। इवन जो आप ब्रीथ करते हो, क्या इनहेल करते हो आप ब्रीथ करते हुए, कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन भी क्या है आपकी नॉन मेटल है, ठीक है। इवन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, आयोडीन, आयोडाइज नमक आता है ना, आयोडाइज साल्ट आता है ना मार्केट में, आयोडीन क्या है, नमक, सॉरी नॉन मेटल है। कार्बन, इवन कार्बन इज ऑल्सो नॉन मेटल, ठीक है। तो कार्बन प्योर फॉर्म में किस कहाँ कहाँ मिलता है, कोल में, कोक में, है ना, क्या, ब्रोमीन, क्लोरीन, एटसेट्रा, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, क्लियर। तो आपको मेटल एंड नॉन मेटल तो आप बता ही दोगे। तो एक जो तीसरी टर्म मैंने बताई है मेटलॉइड। तो मेटलॉइड क्या होते हैं जी, मेटलॉइड होते हैं आपके, एक मिनट,
मेटलॉइड होते हैं जिनके पास मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है आपके मेटलॉइड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर तो आज से तो हमने अभी तक 118 एलिमेंट्स हमने डिस्कवर कर चुके हैं हमारे साइंटिस्ट ने। बट उनमें से 118 में से जो ओनली 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली अकर करते हैं, उसके अलावा जो रिमेनिंग है लाइक हाउ मच 18 एंड 8 26 एलिमेंट्स जो हैं बचे हुए वो लैब में डेवलप किए गए, मतलब वो सिंथेटिक है, लाइक मैन मेड है, किसी साइंटिस्ट ने बनाया उन एलिमेंट्स को, ठीक है। क्लियर। तो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आपके सॉलिड होते हैं, ठीक है, हमने बताया था आपको। और या पढ़ लेना, इंटरेस्टिंग फैक्टर्स में से कुछ है नहीं। अगला जो मैंने पढ़ाना है वो कंपाउंड्स पढ़ाना है। तो अभी क्या पढ़ा है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा है एलिमेंट्स, जिसमें हमने 3 तरह के एलिमेंट्स पढ़े हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। अभी जो है वो है कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो जो आपका कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है। तो आपने पहले एलिमेंट समझ लिया, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट से मिलकर क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, ठीक है। क्लियर। अभी देखो एक एग्जाम एक्टिविटी है आपके पास 2.10। इन्होंने क्या बोला है, क्लास को 2 ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक को दो आप 5 ग्राम आयरन फिलिंग्स, ठीक है, और दूसरी को क्या दो आप 3 ग्राम सल्फर पाउडर, ठीक है। दोनों मतलब एक चाइना डिश में तो आप रखो 5 ग्राम आयरन फिलिंग्स और दूसरी चाइना डिश में रखो आप 3 ग्राम सल्फर पाउडर, ठीक है। 2 चाइना डिश ली, दोनों में अलग अलग केमिकल सब्सटेंस डाल दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, ग्रुप 1 ने क्या किया है, उसको मिक्स किया, क्रश किया, ठीक है, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को, ठीक है। तो उन्होंने, और ग्रुप 2 ने क्या किया, मिक्स तो किया, क्रश भी किया, उसके बाद हीट किया इस मिक्सचर को बड़ा स्ट्रांगली, ठीक है, जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए, मतलब जब तक उस मिक्सचर का कलर रेड ना हो जाए तब तक उन्होंने उस मिक्सचर को हीट किया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने जो मिक्सचर को जिसको हीट किया था उसको फ्लेम से हटा दिया है, रिमूव कर दिया और ठंडा होने के लिए रख दिया, ठीक है। क्लियर। तो अब ये बताओ आप, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ने क्या किया, फिर जो ग्रुप 1 एंड 2 ने क्या किया, मैग्नेटिज्म के लिए चेक किया, ठीक है, कि जो मटेरियल उन्होंने मिलकर बनाया है, जो उन्होंने गर्म किया था ना अपना आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, उस पे मैग्नेटिज्म का टेस्ट किया कि क्या उसके अंदर मैग्नेटिज्म है या नहीं। वो कैसे कर सकते हैं, उन्होंने उसके पास में एक मैग्नेटिक बार लेके गए। मैग्नेट बार देखे ना आपने, वो आते हैं ना मैग्नेट, कभी खेला होगा बचपन में चुंबक से, है ना। क्लियर। तो वो मैग्नेट को लेके गए, फिर देखा कि क्या मटेरियल अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और उन्होंने दोनों ने मतलब कंपेयर किया अपना टेक्सचर एंड कलर, क्योंकि देखो ग्रुप 1 ने उसको सिर्फ क्रश करके मिक्स किया था, जबकि ग्रुप 2 ने क्रश करके मिक्स करके देन उसको हीट भी किया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखो कलर वगैरह कंपेयर किए, टेक्सचर कंपेयर किया, देन कार्बन डाइसल्फाइड डाला 1 पार्ट में, है ना, और उसको अच्छे से हिलाया, देन फिल्टर कर दिया। कार्बन डाइसल्फाइड डाला 1 पार्ट में, उसको स्टर किया और उसको फिल्टर किया, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। अब आपने बताना है मुझे कि इस एक्टिविटी का पर्पस क्या था, क्यों उन्होंने कार्बन डाइसल्फाइड एक पार्ट में डाला और दूसरे में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया, ठीक है। क्या चेक करने के लिए डाला गया कि क्या इसमें डिसॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, है ना, यही तो देखना था। अभी इसमें हमने क्या देखना है, एक एक चीज रुक दो, हाँ ये वाला देखो, मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस देख लिया एक बार। आपने मिक्सचर ऊपर पढ़े थे, कंपाउंड्स हमने आपको अभी पढ़ाए हैं, ठीक है। तो मिक्सचर क्या करते हैं, तो मिक्सचर तो मैंने बताया था कि जब आपके एलिमेंट्स या कंपाउंड
मिक्स हो जाए, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिक्स हो जाए, दो या दो से ज्यादा, तो मिक्सचर बनता है। ठीक है, मिक्सचर जो होता है ना वो कोई अलग नया कंपाउंड नहीं होता, बस आपने दो को मिक्स कर दिया, चाहे दो एलिमेंट को मिक्स कर दिया, चाहे दो कंपाउंड को कर दिया, या फिर एक कंपाउंड या एक एलिमेंट को कर दिया। ठीक है, वो मिक्सचर बन गया। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड्स में क्या होता है, कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड्स में एलिमेंट रिएक्ट करते हैं नया कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कोई नया कंपाउंड नहीं बनता मिक्सचर में, मतलब कंपाउंड मतलब कोई डिफरेंट सब्सटेंस जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी हो। ठीक है, अभी जैसे मैंने पानी बनाया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, अब हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। ठीक है, बट हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। ठीक है, तो दो एलिमेंट से मिलकर मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया अपना वाटर। तो वाटर मेरा एक कंपाउंड है। तो जो वाटर जो कंपाउंड बना है वो डिफरेंट है किससे, हाइड्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी। ठीक है, दोनों से डिफरेंट है। क्लियर, तो आपका जो वाटर है वो डिफरेंट हुआ आपके एलिमेंट से। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैस थी, जबकि पानी आपका लिक्विड होता है। ठीक है, तो उन्होंने आपस में रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड बनाया था। ठीक है, तो एलिमेंट्स तो रिएक्ट करके अगर कोई नया कंपाउंड बनाते तो दैट मीन्स कि कोई कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है। बट अगर कोई एलिमेंट जस्ट मिक्स हो जाते हैं, कोई नया कंपाउंड नहीं बनाते, या फिर कोई दो कंपाउंड मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कोई दोबारा फिर कोई फर्दर नया कंपाउंड नहीं बनता, तो उस तरह के हम जो हमने ये मिक्सिंग की है उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। वो हमारा मिक्सचर कहलाएगा, वो कोई हमारा कंपाउंड नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई दोनों के बीच में जिससे कोई फर्दर नया कंपाउंड बन सके। ठीक है, क्लियर। अब मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन, कंपोजिशन समझते हैं ना कि ये कोई जरूरी, अब मान लो आपने चाय बनाई है, चाय आप लोग पीते हैं ना, टी। ठीक है, तो टी में क्या होता है, कोई टी जो है ना आपका मिक्सचर है। ठीक है, अब टी में तो ऐसा कोई ये नहीं है ना कि कितनी चाय पत्ती डालनी है, आपका मन किया आपने कम डाल ली, आपका मन किया आपने ज्यादा डाल ली। सिमिलरली शुगर का कोई फिक्स है कितनी शुगर डालनी है, जिसको कम पीनी होती है वो कम डालता है, जिसको ज्यादा पीनी होती है वो ज्यादा डालता है ना। बट मतलब इनका वेरिएबल कंपोजिशन है, आप जो जिन चीज़ों से आप मिक्सचर बना रहे हो ना, आप उनका अमाउंट चेंज कर सकते हो, है ना, कुछ ज़्यादा डाल सकते हो, कुछ कम डाल सकते हो, है ना, इट डजेंट मैटर। लेमोनेड आप बनाते हो, नींबू पानी या शिकंजी आप बनाते हो, डजेंट मैटर कि आपने नमक ज़्यादा डाला है कम डाला, वो मिक्सचर ही होता है। ठीक है, मतलब उनका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आधे नमक से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया तो वो मिक्सचर नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता। जबकि कंपाउंड में जो होता है ना कंपोजिशन फिक्स होती है। अब जो पानी है ना H2O, हमेशा एक H2O के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। एक H2O के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पर जो हमारा जिन चीज़ों से मिलकर मेरा कंपाउंड बना था उनका अमाउंट फिक्स है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कभी 3 हाइड्रोजन डाल दिया और एक ऑक्सीजन डाला और बोला कि नहीं अब हमारा पानी जो है ना वो H3O है, H2O नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जो कंपाउंड होते हैं उनमें आपके एलिमेंट्स जिस भी रेशो में कंबाइन होते हैं वो फिक्स होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। उसके बाद मैंने बताया था जो मिक्सचर है ना, अब देखो मिक्सचर तो सिंपली आपने मिला दिया उसको, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, कोई नया केमिकल प्रोडक्ट नहीं बना। ठीक है, तो उस मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो वही होती हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की होती हैं। जैसे शिकंजी का जो टेस्ट होता है वो किसका होएगा, जो जो उसमें आपने डाला है वही शिकंजी में टेस्ट आएगा ना, कोई नया टेस्ट तो आता नहीं शिकंजी में, है ना। लेमोनेड जो आपने बनाया है उसमें किसका टेस्ट आएगा, जो जो चीजें आपने डाली है उसी का तो टेस्ट आता है, कोई नया टेस्ट तो नहीं आता। मतलब वो किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब समझ में हो ना, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे कोई चीज मिलकर बनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे कोई चीज मिलकर बनी होती है। ठीक है, क्या, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज शो करता है, वेराज जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। ठीक है, कंपाउंड्स की अपनी नई प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि वाटर के केस में वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसियस स्टेट में रहते हैं, गैस की फॉर्म में रहते हैं, जबकि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो उनका डिफरेंट है ना, पानी का जो प्रॉपर्टीज है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से
बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो कांस्टेंट पार्टिकल से डिफरेंट होती है, ठीक है। कांस्टेंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के जैसी नहीं होती, जबकि मिक्सचर की प्रॉपर्टीज उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स के जैसी ही होगी, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, द कांस्टेंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। हम मिक्सचर की जो कांस्टेंट है उसको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड्स के मिक्सचर को इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कोई बहुत हाई फाई या कोई ऐसा एडवांस मेथड यूज करना पड़ेगा, तभी। अब पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिमूव करना इजी है क्या? क्या पानी को फिल्टर करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है क्या? नहीं होता ना। तो पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करने के लिए आप ये नॉर्मल सेपरेशन जो सेपरेटिंग टेक्निक्स नहीं यूज कर सकते, जैसे फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं यूज कर सकते। हाँ, कोई हाई एडवांस टेक्निक यूज होती है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास की जाती है, ठीक है। दैट्स अ सेपरेट मैटर, ठीक है। तो ये सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट हो जाते हैं मिक्सचर, जबकि कंपाउंड्स ऐसे सेपरेट आउट नहीं होते, ठीक है। क्लियर? उसके बाद देखो, अभी मैंने फिर ये एक्टिविटी है, ये वाली मैं बताती हूँ। जो इससे पिछली वाली एक्टिविटी है वो आपने मेरे को बतानी है कि क्यों क्या किया, ठीक है ना। वो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। जो इससे पिछले यहाँ वाली मैंने कराई थी ना, वो कार्बन डाइसल्फाइड डाला था, ये एक्टिविटी 2.10 दिस वन। ये वाली जो एक्टिविटी है वो आप मुझे बताओगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज में टेक्स्ट करोगे तुम मुझे, ठीक है। अभी जो एक्टिविटी मैं करवाने वाली हूँ वो ये देखो, इन्होंने बोला कि 2 ग्रुप ले लो, ठीक है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप, एक मिनट, कहाँ गई है एक्टिविटी? लेट मी टेल यू। हाँ, हियर इज दस, वो ऊपर वाले, हाँ, यस यस यस, जो आपने ऊपर करा था ना वो आपने ऐड किया था क्या? थोड़ा सा मैं उसको हिंट देती हूँ आपको। आयरन फिलिंग्स और आपने डाला था सल्फर, आई थिंक सो। सल्फर डाल के ग्रुप 1 ने तो क्या किया था, सिर्फ उसको मिक्स किया था, है ना, क्रश करके। जबकि ग्रुप 2 ने क्या किया था, मिक्स करने के बाद, क्रश करने के बाद, मतलब जब क्रश करके उसे मिक्स किया, देन उसको हीट भी किया था, है ना। ठीक है, हमने देखा था ना, अभी 2.10 की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि हीट होने के बाद, मतलब उनके अब हीट दिया है ना, तो उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो गई। जो आयरन फिलिंग्स और आपने सल्फर डाला था ना, उनके बीच में हीट की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन हो गई, जिसकी वजह से कोई नया केमिकल कंपाउंड बन गया, ठीक है। ग्रुप 2 के पास कोई नया केमिकल कंपाउंड बन गया, ठीक है। अ न्यू केमिकल कंपाउंड हैज फॉर्म्ड बाय ग्रुप 2, ठीक है। क्लियर? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मिक्सचर को मिक्स करके हीट किया था, तो हीट मिलने से उनके बीच में कोई रिएक्शन हुई, जिससे कोई कंपाउंड बना। जबकि ग्रुप 1 ने ऐसा सिर्फ उसको मिक्स किया था, हीट नहीं किया था, जिसकी वजह से ग्रुप 1 के पास जो मिक्सचर था उसको, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई और कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बना। तो जो ग्रुप 1 के पास है उसको हम मिक्सचर बोलेंगे, क्योंकि एज सच उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। वेराज ग्रुप 2 के पास जो था उसमें केमिकल रिएक्शन हुई, तो इसलिए उसको बोलेंगे हम कंपाउंड, वो नया सब्सटेंस बना है, ठीक है। उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है, आयरन से और सल्फर से डिफरेंट होंगी। जबकि ग्रुप 1 के पास जो मिक्सचर है ना, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, उस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज जो आयरन की है या और जो सल्फर की है वो प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। दूसरी बात हमने देखी थी कि जो मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है, यहाँ पर जो ग्रुप 1 ने मिक्स ही तो किया ना, उनकी जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं है थ्रू आउट। थ्रू आउट मतलब जितना भी मतलब चाइना डिश में या किसी भी बीकर में उन्होंने वटेवर मिक्स किया है, तो आप देखोगे जहाँ जहाँ उन्होंने मिक्स किया, वो जो कंपोजिशन होती है वो सेम नहीं होती है। क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या होगा कि आयरन अलग दिखेगा आपको, सल्फर पड़ा हुआ अलग दिखेगा, ठीक है। सेम कंपोजिशन नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आप दो सॉलिड को मिक्स करते हो, उनकी सेम कंपोजिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्लियर? वेराज ग्रुप 2 में क्या हुआ, अब जो कंपोजिशन है वो सेम है। क्यों? क्योंकि वो जो मिक्सचर है वो रिएक्ट करके कुछ नया सब्सटेंस बन गया। तो सारा मिक्सचर रिएक्ट करके कुछ नया सब्सटेंस बन गया ना, तो जो नया सब्सटेंस बना है वो कोई कंपाउंड है, ठीक है। वो एक ही कंपाउंड बना है ना, तो उस पूरे जो नया कंपाउंड बना उसकी जो कंपोजिशन रहेगी वो सेम रहेगी पूरे उसमें थ्रू आउट, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसा मैंने तुमको बताया भी था कि मिक्सचर जो होते हैं ना, अभी दिखाती हूँ, रुको। देखो ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट को बड़े ध्यान से देखो। जो मैटर है ना उसको दो फॉर्म में हमने क्लासिफाई किया है, एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर, है ना।
तो प्योर सब्सटेंस में हमने दो पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं? एक तो एलिमेंट्स पढ़ लिए और दूसरे पढ़े हैं कंपाउंड्स, है ना। एलिमेंट क्या होते हैं? जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते सिंपलर पार्टिकल्स में, जैसे कि मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, ये सब क्या है आपके? ये सब एलिमेंट्स हैं। जबकि कंपाउंड्स क्या होंगे जी? कंपाउंड्स दो से ज्यादा एलिमेंट जब केमिकली रिएक्ट करके कोई नया केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज योर कंपाउंड्स, ठीक है। और आप इनको मतलब सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, जबकि है ना, बताया था ना, कंपाउंड्स को नहीं कर सकते, क्लियर। तो एग्जांपल वाटर, मीथेन, शुगर, ये सब क्या है? आपके कंपाउंड है, ठीक है, क्लियर। साल्ट, इवन साल्ट इज योर कंपाउंड, बट दीज आर प्योर सब्सटेंस। compounds and elements are pure substance, ठीक है, clear। now come to mixture I have told you two types of mixture. What is? First is your homogeneous, second is your heterogeneous. So I told you that in homogeneous mixture you will see the uniform composition throughout the mixture. the mixture की जो composition है वो सेम रहती है, ऐसा नहीं होता कहीं से कैसा दिख रहा है, कहीं से कैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। वो पूरा का पूरा एक जैसा होगा, ठीक है, क्लियर। ऐसा नहीं कि बीच में वाइट है, बीच में ग्रीन है कलर उस मिक्सचर, ऐसा नहीं होता, थ्रू आउट सेम दिखेगा आपको, ठीक है। जो हिट्रोजीनियस होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब वो थ्रू आउट सेम नहीं होंगे, ठीक है। मतलब उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे आप नमक और मिर्च को मिक्स करो, है ना, सॉल्ट एंड चिली को मिक्स करो, तो यू कैन सी दैट कि सॉल्ट कहाँ पड़ा है, चिली कहाँ पड़ा है ना, बिकॉज सॉल्ट का जो कलर है वो वाइट है और जो चिली का कलर है वो रेड होता है ना, तो आपको इजीली देख सकते हो आप उसको, है ना, क्लियर। तो वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हुआ, ठीक है। अब आपने मान लो, अब मैं होमोजीनियस की बात करती हूँ, आपने पानी में चीनी घोली है, you have dissolved sugar in water, then क्या आपको शुगर अलग दिखती है, पानी अलग दिखता है घोलने के बाद? ऐसा होता है? नहीं दिखता ना, सारा पानी एक जैसा ही दिखता है ना, क्लियर। तो समझ रहे हो ना कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन से मेरा मतलब क्या है, ठीक है, क्लियर। तो आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, अभी समझ में आया ये कैसे बोला मैंने? सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड है, वाटर इन अल्कोहल, ठीक है। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म का क्या होगा? सैंड एंड सॉल्ट है, शुगर एंड सॉल्ट मिक्स कर दो आप, वाटर इन ऑयल, अगर आप वाटर में ऑयल मिक्स करो तो आप देखोगे ऑयल जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है ना, क्लियर। तो ऑयल की जो होती है वो ऊपर वाली लेयर दिखती है, नीचे आपको पानी दिखेगा, तो पानी एंड ऑयल की लेयर आपको सेपरेटली दिखेंगे, क्लियर। तो ये आपका हुआ चैप्टर नंबर 2। इसे क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद करने हैं, ठीक है। अगर बहुत लगता है कि कोई क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है, डोंट आस्क मी हाउ टू राइट नाउ, बिकॉज यू आर नाउ इन 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को आंसर राइटिंग आनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस में नहीं पूछा गया, जो कुछ आपने चैप्टर में पढ़ा वही किया है। हाँ, और मैंने बताया था जो टॉपिक मैंने छोड़ दिए है ना, लाइक सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज, these two topics are not in your syllabus, so any question based on these topics you don't need to attempt those questions, ठीक है। you can leave those questions but attempt all the questions from the topic mixtures, type of mixtures and प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये तो सिलेबस में, तो इनसे तो डेफिनेटली जो जो क्वेश्चन इसमें हैं वो सब आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, और जो एक्टिविटी 2.10 है वो आपने मुझे बतानी है समझ के, सोच के कि ऐसा क्या हुआ। ए के पास तो चलो बन गया मिक्सचर, बी के पास बन गया केमिकल कंपाउंड, देन क्या होगा? एक ने इसको कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व किया है, देन दूसरे पार्ट को एक एसिड में डिसॉल्व किया है, तो वो उसका पर्पस क्या है वो आपने मुझे बताना है, ठीक है, क्लियर। थैंक यू सो मच, share my videos if you like it, and keep supporting me so that I can make better videos for you.